जी बच्चे, हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है और जो नेक्स्ट चैप्टर है ये चौथा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़े का चैप्टर है। और इसमें जो है वो हमारा फोकस जो होगा दैट विल बी सेल। और जो सेल है इसके बारे में आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसको हम डिफ़ाइन आमतौर पे किया करते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बंद हो गया, उसी से बंद कर। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है इसके हवाले से आपको एक दो बातें समझनी हैं, और वो ये है कि जो सेल है इट इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वायरमेंट। फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वायरमेंट किसके लिए? लाइफ होने के लिए। यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को लिविंग शुमार करना है देन इट इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म टू हैव ए सेल। यही वजह है कि वायरस जो है उसका ये जो फिनोमिना है वो नहीं होता, वायरस के पास सेल नहीं होता। वायरस डू नॉट हैव एनी सेल, वायरस डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ सेलुलर मशीनरी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वायरस को सेल्स में शुमार नहीं किया जा सकता, वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में शुमार नहीं किया जा सकता। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने अभी आपको बताई है कि इट इज़ फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वायरमेंट, ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे चैप्टर में। क्योंकि अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझना है ना तो सेल की अहमियत जो है वो आपके जहनों में होनी चाहिए। फर्स्ट, ये मैं दोबारा एक दफ़ा इसी बोर्ड पे लिख दूँ ज़रा, फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वायरमेंट, कि ये जो बात है ना ये दो बार लिखने की मुस्तहिक भी है, क्योंकि इसके बगैर, इस इतनी अहमियत के बगैर ना तो आपको ये चैप्टर समझ आएगा और ना ही आपको ये इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि बायोलॉजी असल में शुरू ही यहाँ से होती है। हमने जब लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे तो हमने उस वक्त क्या बात की थी कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ना सब एटॉमिक लेवल, ना एटॉमिक लेवल, ना मॉलिक्यूल माइक्रो मॉलिक्यूलर लेवल, ना मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल, ना ऑर्गेनेली लेवल, बल्कि कहाँ से स्टार्ट हो रही थी लाइफ? लाइफ वॉज स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द सेल। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो क्वेश्चंस पढ़ने लगे हैं, व्हाट मेक्स द सेल स्पेशल फॉर लाइफ, क्या ऐसी चीज है जो लाइफ के लिए सेल को स्पेशल बनाती है? वो क्या चीज है जो सेल को इतना स्पेशल बनाती है कि वो लाइफ की फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वायरमेंट है? ठीक है, उसमें मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि मैं एक वर्ड में लाइफ को जो है वो डिफाइन किया करता हूं, और वो है कोऑर्डिनेशन। जिस भी सेल के अंदर कोऑर्डिनेशन है, और कौन सी कोऑर्डिनेशन है? जिस भी सेल के अंदर होम्योस्टैटिक कोऑर्डिनेशन है वो सेल क्या कहलाएगा? वो सेल कहलाएगा लाइफ। ठीक है, चाहे वो सिंगल सेल ही क्यों ना हो, लेकिन कम से कम एक सेल हो, कम से कम एक सेल हो और उसके अंदर होम्योस्टैटिक कोऑर्डिनेशन मौजूद हो, वो सेल लिविंग शुमार होगा। ये बात पहली। उसके अलावा सेल जो है उसके बारे में बहुत लंबी डिस्कवरी हुई। ठीक है, सबसे पहले ये जो सेल है ना, आपको अच्छे तरीके से पता है कि लाइफ का तो बहुत पहले से जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, और जो दूसरे तीसरे साइंटिस्ट थे, उनको लाइफ का तो बहुत पहले से पता था। आंखों के सामने लाइफ चलती फिरती है, लाइफ की डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई। ठीक है, लेकिन सेल की डिस्कवरी तक किसी को यह नहीं पता था कि सेल भी कोई चीज होती है। सेल की डिस्कवरी तक किसी को नहीं पता था, बस सिर्फ ये था कि ये ऑर्गेनिज्म किसी वजह से जिंदा है, ये ऑर्गेनिज्म किसी वजह से जिंदा है, बस। उसके अलावा किसी को यह नहीं अंदाजा था कि सेल नाम की कोई चीज है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बना रही है। ये जो है वो जाकर किस जगह डिफाइन हुआ, ये जो है वो मैं आपको अभी बताता हूं। 2 मिनट के लिए रुकिएगा प्लीज।
जी सॉरी। अब इसमें जो है वो आप क्या कहते हैं कि सबसे पहले आपकी बुक को अगर देखा जाता है, यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है, यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि यू आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक। बुक का तो इंपॉर्टेंट चैप्टर सेकंड भी है, 14th भी है, 12th भी है, 13th भी है, 11th भी है बोर्ड के लिहाज से। लेकिन यू आर अबाउट टू स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। देखिए याद रखिए, मैं हमेशा से यह सोचता था और मैंने इस दफा भी सोचा था कि बुक को स्टार्ट ही सेल से होना चाहिए। किसी भी बुक को स्टार्ट ही सेल से होना चाहिए, उसके बाद वो बुक जिस तरह मर्जी पढ़ाई जाए। पहले आप जेनेटिक्स पढ़ा लें, पहले आप न्यूक्लियस पढ़ा लें, डीएनए पढ़ा लें, आप पहले कोई भी टॉपिक पढ़ा लें, लेकिन बुक का स्टार्ट सेल से होना चाहिए। क्यों? यू आर एंटाइटलिंग द बुक विद द वर्ड बायोलॉजी, और बायोलॉजी स्टार्ट्स विद द सेल। ये जो हमने पहला चैप्टर किया था ना, उसके बाद मैंने सोचा था कि हम सेल से स्टार्ट करते हैं, मैं पहले आपको सेल पढ़ाता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं जो है वो अपना, मैंने जब आप लोगों से पूछा कि आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो आप लोगों ने बताया जी आपने थर्ड नहीं पढ़ा हुआ, उसके अलावा जो है ये थर्ड आपने पढ़ा हुआ, सेकंड, हाँ सेकंड नहीं पढ़ा हुआ। एक दो बच्चों ने जो आप लोगों ने प्री क्लासेस पढ़ी हैं उसमें सेकंड नहीं पढ़ा हुआ, तो मैंने कहा चले सेकंड स्टार्ट करते हैं, फिर सेकंड से ही आगे रूटीन चलाते हैं। वरना मैंने सोचा था कि मैं फोर्थ स्टार्ट करूँगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ही यही कि जब आप सेल स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ आती है कि एक्चुअली बायोलॉजी पढ़ने का तरीका क्या है। हाँ, अगर आप लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखते हैं ना, जो आप लोगों ने पढ़ा था, तो उस हिसाब से हमारी बुक ठीक अरेंज है या नहीं है, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। हाँ जी, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में मॉलिक्यूल्स पहले आता है या सेल पहले आता है? मॉलिक्यूल्स पहले आते हैं। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में मॉलिक्यूल्स पहले आते हैं, लिहाजा आपको ये बताया गया कि हाँ जी ठीक है कि जी मॉलिक्यूल्स पहले पढ़ लिया आपने, आपको पता लग गया कि जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन पहले बताओ तो सही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ मौजूद होती है? आपको याद है मैंने आप लोगों को जब लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था रिडक्शनिज्म का। रिडक्शनिज्म क्या है कि आप पूरी अर्थ को कंसिडर करते हैं, फिर बायोस्फीयर को, फिर इकोसिस्टम्स को, फिर उसके बाद कम्युनिटी को, फिर यानी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं एटॉमिक लेवल से बायोस्फीयर तक। रिडक्शनिज्म क्या होता है? बायोस्फीयर से रिवर्स आते हैं एटॉमिक लेवल तक। होना क्या चाहिए कि सबसे पहले बायोलॉजी में सेल की स्टडी होनी चाहिए। कीप इन माइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल। ये मैं एवं नहीं यहाँ पे टाइम लगा रहा, मेरे पास हालांकि आगे जो है वो अच्छा खासा टाइम लग रहा है इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन मैं आपको ये रियलाइज करवाना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर का आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में कितना ज़्यादा रोल है। और ये चैप्टर बड़ा अच्छा अरेंज हुआ है आप लोगों की बुक में। कुछ एक दो चार इंफॉर्मेशन के अलावा इस चैप्टर में कोई ख़ास गलतियाँ नहीं हैं। इट इज़ अ वेरी वेल अरेंज्ड चैप्टर। तो जो समझने की बात है, जो देखने की बात है, वो ये है कि आप लोगों ने इस चैप्टर को अपने कॉन्सेप्ट्स में ऐसे शामिल कर लेना है कि आपने सेल की रियलिटी को दोबारा नहीं भूलना। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता समझते जाएंगे कि क्या हो रहा है। देखिए, किसी भी फंक्शन की बुनियाद, द बेसिक ऑफ एवरी फंक्शन, बेसिक of every function starts from the cell। हर फंक्शन की बुनियाद सेल से स्टार्ट होती है। आपने फर्ज करें आपने हार्मोन्स पढ़े हुए, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा हुआ, आपने थायराइड ग्लैंड पढ़ा हुआ 10th क्लास में। ये थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन बनाते कैसे हैं? अगर इनके पास सेल ना होता तो क्या ये हार्मोन बना सकते? इम्पॉसिबल। क्या फर्टिलाइजेशन के बगैर नेक्स्ट लाइफ पॉसिबल है?
वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़ दें, फर्टिलाइजेशन के बगैर नेक्स्ट लाइफ पॉसिबल नहीं है। और फर्टिलाइजेशन में कौन सी दो चीज़ें फर्टिलाइज होती हैं? जल्दी से आंसर करें। एग सेल और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सेल्स हैं, दोनों के दोनों सेल्स हैं, और ये फर्टिलाइज होते हैं तो अगली लाइफ बनती है। एक सेल भी इधर उधर हो गया, लाइफ नहीं बन रही। इसी तरह हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएं तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो बात तान कहां जाके टूट रही है? तान टूट रही है सेल्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर। सेल है तो सब कुछ है। ब्रेन का बेसिक यूनिट क्या है? नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या है? सेल है। जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे बिकॉज ऑफ सेल है। मैं ये नहीं कह रहा कि टिश्यू की इंपॉर्टेंस नहीं है, ना मैं ये कह रहा हूं कि ऑर्गन की कोई इंपॉर्टेंस है, और ना मैं ये कह रहा हूं कि मॉलिक्यूल्स की कोई इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल ना हो तो सेल भी नहीं बन सकता। ये भी हकीकत है। अगर मॉलिक्यूल अरेंज ना हो तो सेल भी नहीं बन सकता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले मॉलिक्यूल बनाओ, मॉलिक्यूल बनेगा तो सेल बनेगा। लेकिन उन तमाम मॉलिक्यूल्स को हार्मनी में कौन लाया है? उन तमाम मॉलिक्यूल्स को एक बाउंड्री में कौन लाया है? उन तमाम मॉलिक्यूल्स को एक होम्योस्टैटिक फंक्शन में कौन लाया? एक मेम्ब्रेन के अंदर सारे फंक्शन हो रहे हैं, और सारे जो स्पेशल मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिलजुल के जो है वो कोई ना कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस कर रहे हैं। तो वो स्पेशल मॉलिक्यूल्स को बाउंड्री किसने प्रोवाइड की? वाटर किसने प्रोवाइड किया? आपको मैंने पिछले दिनों बताया था जितने मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो कहाँ हो रहे होते हैं? सेल के अंदर। और किसकी वजह से हो रहे होते हैं? वाटर की वजह से। ठीक है। और वाटर जो है वो उसकी हीट कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीजें इकट्ठी एक जगह जमा किसने की हैं? एंजाइम जमा कर दिए, वाटर जमा कर दिया, साइटोप्लाज्म जमा कर दिया, एटीपी जमा कर दी, डीएनए जमा कर दिया, प्रोटीन जमा कर दी, फैट्स जमा कर दी, वाइटामिन जमा कर दिए, स्टेरॉइड्स जमा कर दिए। ये सारा कुछ जमा किसने किया है? सेल ने। तो बेसिकली बगैर मॉलिक्यूल के पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन कॉमन ग्राउंड होम्योस्टैटिक यूनिट कौन प्रोवाइड कर रहा है? होम्योस्टैटिक यूनिट प्रोवाइड करने वाला सेल है। सो दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेल। उसके बाद आगे जो है फिर हम पढ़ेंगे कि सेल जो है उसको स्टडी कैसे किया जाता है और सेल के फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है। अब यहां पर बेटा आप लोगों के बुक में इन्होंने आगाज में जो है ये जो बातें बताई हुई हैं, खासतौर पे इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी, इसके हवाले से मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें ज़्यादातर साइंटिस्ट्स के नेम्स हैं। ये सारे के सारे ना यहाँ से और ऊपर भी और यहाँ से आगे भी ये साइंटिस्ट के नेम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इसके लिए ना मैं आपको एक नोट सेंड करूँगा, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने साइंटिस्ट के नेम लिखे हुए हैं और उसके आगे उनके वर्क लिखे हुए हैं, वो देख लीजिएगा। ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर जो है मज़े की इम्पोर्टेंट है, और ये मैंने आपको पहले भी बताई है कि किसी एक साइंटिस्ट ने कहा था ओमनिस सेल्यूलाe सेल्यूला, और वो कौन था? जर्मन फिजिशियन रुडोल्फ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू था जर्मन फिजिशियन, और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्चुअली he did not give that statement. He did not give that statement. Actually it was his student who gave the statement. और इसने अपने स्टूडेंट की स्टेटमेंट अपने नाम से लगाई थी। तो ये जो है स्टेटमेंट ये रुडोल्फ विर्चू के नाम से नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल अब अगली बुक्स में ये चेंज हो चुकी है। खैर ये सारे के सारे साइंटिस्ट जिनकी कंट्रीब्यूशन है, अल्टीमेटली ये सारी कंट्रीब्यूशन क्या बना रही है? सेल थ्योरी बना रही है। ठीक है। अच्छा, ये जो येलो है बॉक्स, इसमें माइक्रोस्कोप का एक छोटा सा तारुफ मौजूद है। माइक्रोस्कोप का तारुफ मौजूद होना बेटा यहाँ पर क्यों ज़रूरी है? उसकी वजह यह है कि जब तक यहाँ सेल जो है वो आप ऑब्ज़र्व नहीं कर लेते तब तक आप सेल को स्टडी नहीं कर सकते। और सेल को सबसे पहले स्टडी किस में किया गया था? माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन क्या होती है, ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन क्या होती है, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी रेजोल्यूशन क्या होती है, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये आप जो है वो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको माइक्रोस्कोप का बखूबी अंदाज़ा है। मैं इसीलिए ये पहले 2 पेजेस नहीं पढ़ाता, ये चीज़ें इतनी सिंपल हैं कि इसमें टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है। आगे चलते हैं, फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी।
व्हाट इज सेल थ्योरी। ये बेटा इसको जो है वो अब हम जरा तरीके से जरा डिटेल में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी जी, सेल थ्योरी जो है वो क्या चीज़ है, ये 3 पॉइंट्स की एक स्पेशल सी थ्योरी है जिसको हम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट में। पहला पॉइंट इसका है सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए मैंने आप लोगों को खैर मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, वो किसी और क्लास में बताया था, खैर छोड़ दें। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। नंबर 2, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तमाम अगले बनने वाले सेल जो हैं वो अपने से पिछले सेल से बनते हैं। और इसमें कौन सा राज पिन्हा है एक्चुअली, ये आपको किसकी तरफ इशारा कर रही है, माइटोसिस और मियोसिस की तरफ इशारा कर रही है। यानी माइटोसिस होती है तो अगले सेल बनते हैं, मियोसिस होती है तो अगली लाइफ बनती है, एंड लाइफ इज सेल। तो माइटोसिस और मियोसिस यानी तमाम अगले बनने वाले सेल पिछले सेल से बनते हैं, ठीक है। और एक आखिरी इसका जो पॉइंट है वो क्या है, आखिरी पॉइंट इसका है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, ठीक है। जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, याद रखिए ऑर्गेनिज्म सिर्फ वो कहलाएगा जिसमें ऑर्गेनेल्स मौजूद होंगे, कंप्राइज ऑफ 1 और मोर सेल्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप वायरस को ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते क्योंकि उसमें एक सेल भी नहीं होता। वायरस इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म, 1 और मोर सेल्स। बैक्टीरिया के पास सेल मौजूद होता है, देन इट इज एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वायरस के पास सेल नहीं होता, इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑर्गेनिज्म। एक तो ये स्टेटमेंट है। दूसरी बात क्या है कि ये सेल थ्योरी जो है ये आपको माइटोसिस का बता रही है, मियोसिस का बता रही है कि जितनी भी अगली लाइफ बनती है वो सारी की सारी पिछली लाइफ की वजह से बनती है। पहले लाइफ होगी तो अगली लाइफ बनेगी। नंबर 3 पॉइंट क्या है कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट से क्या मुराद है कि पूरी बॉडी बनती भी सेल्स की वजह से है और पूरी बॉडी फंक्शंस भी किसकी वजह से करती है, सेल्स की वजह से। दोबारा रिपीट करते हैं, हर बॉडी बनती भी सेल्स की वजह से है, फंक्शंस भी सेल की वजह से करती है। सो दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सो एक तो ये अब बात हो गई। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सेल थ्योरी इतनी ही पुरानी है, अगर ये सेल थ्योरी इतनी ही स्ट्रांग है और इतनी ही पुरानी है तो ये अभी तक लॉ क्यों नहीं बनी? ठीक है ना, हम कहते हैं ना कि जो थ्योरी बार बार एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाए वो लॉ बन जाएगी। तो सेल थ्योरी अभी तक लॉ क्यों नहीं बनी? जी बेटा, कोई जवाब देगा इस बात का? वाई द सेल थ्योरी इज नॉट अ लॉ? हालांकि अरसे बीत गए, सेल थ्योरी बने हुए अरसे बीत गए, लेकिन सेल थ्योरी लॉ नहीं बनी। क्या वजह? कोई आंसर करेगा? सर प्रूफ तो बहुत ज्यादा हैं, इतने प्रूफ्स हैं, इतने प्रूफ्स हैं जिसकी कोई हद नहीं। हाँ जी, और कोई? बेटा मैंने आपको कहा था कि किसी थ्योरी का लॉ बनना लाजमी नहीं है। आपको याद है मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों की बुक में थ्योरी का कॉन्सेप्ट और लॉ का कॉन्सेप्ट गलत लिखा हुआ। किसी भी थ्योरी का लॉ बनना लाजमी नहीं है। थ्योरी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है और वो हरगिज़ ये डिपेंड नहीं करता कि उससे लॉ बने, उससे लॉ बनाना ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई कॉन्सेप्ट थ्योरी बन गया है इसका मतलब ये है कि वो परफेक्ट कॉन्सेप्ट है, लॉ बनता है, बने नहीं बनता ना बने, वो परफेक्ट कॉन्सेप्ट है। लिहाजा सेल थ्योरी डज नॉट नीड टू बी अ लॉ। समझ आ रही बात? इसको लॉ बनने की खास ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको जो है वो कोई ऐसी इसमें कोई कमज़ोरी है। इट इज़ अ कंप्लीट थ्योरी, इट इज़ अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स। इसके प्रूफ भी बहुत हैं, सारा कुछ मौजूद है। लिहाजा बट इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं होता तो लॉ नहीं बनता। बस ठीक है, लॉ ना बने,
लॉ, और मैंने आपको उस वक्त ये भी स्टेटमेंट दी थी, पहला लेक्चर उठाकर देख लें मेरा जो आप लोगों के साथ है, पहला जो जिसमें मैंने थ्योरी पढ़ाई हुई है, पहले लेक्चर्स, पहला नहीं पहले लेक्चर्स, ये उठाकर देख लें। मैंने आप लोगों को थ्योरी का बताया हुआ कि थ्योरी समटाइम लॉ से सुपीरियर होती है, लॉ इंफीरियर होता है, थ्योरी सुपीरियर होती है। ये मैंने आप लोगों को उस वक्त भी बताया था, ये आप लोग वो लेक्चर उठाकर देख सकते हैं। तो इसलिए ये थ्योरी नहीं बन, ये थ्योरी है, लॉ इसलिए नहीं बनी, ठीक है। सो अब आइए, सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसको जरा तरीके से हम जो है वो डायग्राम्स के साथ पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर, सेल एज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इसका क्या मतलब है? ये देखिए, मैं एक स्टेटमेंट लिखने लगा हूं, सेल shapes itself as it works. सेल अपने आप को बिल्कुल उसी तरह शेप कर लेता है जैसे वो काम करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि जो है वो हमें इसमें मुश्किल ना हो। जैसे एक सेल है जिसको आप कहते हैं मसल सेल। आपको पता है मसल दो काम करता है। मसल एक काम तो ये करता है कि मसल स्ट्रेच होता है। हम अंगड़ाई लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मसल को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, मसल स्ट्रेच होता है। नंबर 2 मसल क्या होता है, नंबर 2 मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्ट्रेच होता है फैलना और कॉन्ट्रैक्ट होता है सिकुड़ना। अब देखिए, ये मसल सेल की शेप है, ये मसल सेल की शेप है और ये स्ट्रेच भी हो सकता है और ये सिकुड़ भी सकता है। आपको पता है अगर मसल सेल की ये शेप ना हो, मसल सेल की ये शेप ना हो तो वो सेल मसल के तौर पे वर्किंग कर ही नहीं सकता। मैं एक एग्जांपल देता हूं इसको। ये एक डिवाइस है मेरे पास जिसको माउस पेन कहते हैं, माउस पेन। अगर मेरे पास एक आम माउस हो, क्या मैं उसको माउस पेन कह सकता हूं? या जो काम मैं इससे ले रहा हूं, मैं इससे लिखता हूं, क्या अगर मेरे पास एक आम माउस हो, क्या मैं उससे इस तरह लिख सकता हूं जिस तरह मैं इससे लिखता हूं? नहीं ना। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फंक्शन होना होता है वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अब आपको पता है इससे ना मुझे ये जो डिवाइस है, इससे अक्सर मुझे डबल क्लिक करने में मुश्किल आती है, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर चला रहा होता हूँ ना तो ये डबल क्लिक करता हूँ तो ये ना हिल जाता है अपनी जगह से। ऐसे डबल क्लिक करने के चक्कर में ना ये हिल जाता है अपनी जगह से। जब मैंने आम फंक्शन करना होता है ना कंप्यूटर पे, तो मैं असल माउस यूज करता हूँ। जब मैंने लिखना होता है तो मैं ये यूज करता हूँ। इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही ब्लूटूथ हैं। क्या फर्क है दोनों में? हाँ भाई, दोनों में लेजर है। वो सर लिखने के लिए माउस पेन और वो बक्से क्लिक करने के लिए और कंप्यूटर का फंक्शन चलाने के लिए, वो ठीक है, लेकिन जो बुनियादी फर्क है। जी हुजैफा, आप पूछ कह रहे थे। सेंसिटिविटी। क्या बातें कर रहे हो? दोनों में बेसिकली दोनों में शेप का फर्क है। जो दोनों में बेसिक फर्क है, एक को मैं होल्ड करता हूं जस्ट लाइक अ पेन, दूसरे को मैं होल्ड करता हूं जस्ट लाइक अ माउस। 2 फिंगर्स इधर, अंगूठा इधर, एक उंगली एक क्लिक पे, दूसरी उंगली दूसरे क्लिक पे। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, आम माउस की तरह इसको मैं यूज नहीं कर सकता। इसको मैं पेन की तरह यूज करता हूं। फर्क कहां पर है? शेप में। याद रखिए, जिस तरह का फंक्शन होगा वैसी ही उस मशीनरी की शेप होगी।
दो तरह की डिवाइसेस यूज होती है। मैं इस तरफ क्यों आ गया हूं मैं आपको बाद में बताता हूँ। दो तरह की डिवाइसेस यूज होती हैं। एक डिवाइस को आप नाम देते हैं डेस्कटॉप, दूसरे को डिवाइस को आप नाम देते हैं लैपटॉप। डेस्कटॉप और लैपटॉप को ये नाम क्यों देते हैं? हाँ जी, डेस्कटॉप और लैपटॉप को लैपटॉप क्यों कहते हैं? लैपटॉप को इससे कहते हैं गोद में आ जाता है। हाँ हाँ ठीक है। लैप जो है, ये आपकी जो लेग्स हैं, लैप, इसको लैप कहते हैं ना, ये आपके गोद में आ जाता है। और डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप वो पूरा सिस्टम है जो आपको टेबल पे रखना पड़ता है। तो फर्क कहाँ है? शेप में। किस वजह से फर्क है? दोनों को फंक्शनिंग डिफरेंट दी हुई है दोनों कंप्यूटर। जिस तरह वो जो पिछली एग्जांपल में दोनों माउस थे, हैं दोनों कंप्यूटर, लेकिन दोनों को फंक्शन वाइज डिफरेंशिएट किया हुआ है। एक को आप यूज कर सकते हैं ऑफिस ले जाके, फिर घर ले आए, फिर ऑफिस ले जाए। डेस्कटॉप घर पड़ा है तो घर पड़ा रहेगा, ऑफिस पड़ा है तो ऑफिस पड़ा रहेगा। जो फंक्शन है वो शेप पर डिपेंड करता है। हमारा कोई भी सेल अगर कोई फंक्शन कर रहा है तो उसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही होगा जैसा उसका फंक्शन रिक्वायर करेगा। अगर एक मसल, स्ट्रेच का क्या मतलब है? ये स्ट्रेच कर रहा हूं मैं, जिम में स्ट्रेचिंग करते हैं ना, ये वाली जो गेम होती है ये स्ट्रेचिंग है, ठीक है। एक ये गेम होती है जिसमें, और एक गेम होती है जिसमें मैं ऐसे लाता हूं, ठीक है। अब ये क्या चीज है? जब मैं जो चेस्ट गेम है उसको मैं ऐसे लेकर आऊंगा, ये मैं कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूं। और एक गेम है जिसमें जो मेरे पास होता है, जो मुझे पुश किया जाता है वो पीछे की तरफ किया जाता है। अब वो ये स्ट्रेच है, ये बेंच प्रेस होता है। आमतौर पे जिम में इसको नाम देते हैं बेंच प्रेस का। ऐसे किया, ये स्ट्रेच है, ठीक है। और जब मैं ऐसे लेकर आता हूं, ये कॉन्ट्रैक्शन है। ये किसकी वजह से हो रहा है? दिस इज जस्ट बिकॉज सेल शेप। अगर सेल की शेप ऐसी ना हो तो फंक्शन नहीं हो सकता। एक और मिसाल आपको देता हूं। मैंने आपको बताया आमतौर पे ये सिलेंडर की तरह का होता है। जो शेप होती है ना मसल सेल की, वो सिलेंडर की तरह होती है, जिस तरह मैंने अभी बनाई ना ये वाली शेप, ठीक है। ये मसल सेल की शेप होती है। ये स्ट्रेच भी हो सकता है और ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अच्छा, इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं। बच्चे, ऐसा सेल आपने कहीं देखा है पहले? कहाँ? ये कौन सा सेल है? ये शायद सर नर्व सेल है। जी, न्यूरॉन सेल है। नर्व सेल नहीं होता, नर्व टिश्यू होता है। ये न्यूरॉन सेल है। अब इसमें क्या ऐसी चीज है जो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करता है? एक्चुअली इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ तक जाती है? हमारे ब्रेन की तरफ। हमारा ब्रेन इसको प्रोसेस करता है और उस इलेक्ट्रिसिटी को वापस भेजता है। अगर न्यूरॉन की ये शेप ना हो तो न्यूरॉन का फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। न्यूरॉन की शेप ऐसी होगी, उसमें से करंट दौड़ेगा तो न्यूरॉन का फंक्शन पूरा होगा। एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं। आपको पता है बाज तारे होती हैं जिनके ऊपर ज्यादा लोड डालो तो वो जल जाती हैं, और बाज तारे होती हैं जो होती ही कम लोड के लिए ना, जो होती ही ज्यादा लोड के लिए। जैसे मीटर तक की जो तार आ रही होती है, अच्छी खासी मोटी तार होती है जिसमें से इतना ज़्यादा करंट गुजर रहा होता है, पता नहीं कितने हाई वोल्ट्स का करंट गुजर रहा होता है, वो तो नहीं जलती। लेकिन मेरे कंप्यूटर तक आने वाली तार को अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा वोल्ट्स दे देता हूँ तो या तार जल जाती है या कंप्यूटर जल जाता है। क्या वजह है? स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग वोल्टेज को कैरी करने के लिए बनाया गया है। द फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर। तो याद रखिए कि कोई भी सेल, और मैंने आपको कहा कि अल्टीमेटली कोई भी ऑर्गन फंक्शन कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है? सेल की वजह से कर रहा है। कोई भी फंक्शन बगैर प्रॉपर सेल शेप के नहीं हो सकता। ये है कौन सा आर्टिकल? सेल एज अ यूनिट
ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये आर्टिकल कौन सा था? सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये इस आर्टिकल को मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया, ठीक है। फ्लोएम, सेल्स, ट्रांसलोकेट फूड, यहाँ काफ़ी एग्जांपल लिखी हुई हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो बुनियादी तौर पे ये जितनी भी एग्जांपल्स मैंने आपको दी, इससे क्या साबित हो रहा है कि सेल का स्ट्रक्चर सेल का फंक्शन डिफाइन करता है। इसी वजह से आप क्या कहते हैं, सेल इज बेसिक। आगे कौन कौन सा यूनिट है? सेल इज बेसिक, एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल ही लाइफ को स्ट्रक्चर भी दे रहा है और सेल ही लाइफ के फंक्शंस भी दे रहा है। जी, मेरा ख्याल है कि अब काफ़ी हद तक सेल के हवाले से आप लोगों की अप्रोच चेंज हो गई होगी कि सेल क्या चीज़ है और मैं क्यों चाह रहा था कि मैं इसको पहले पढ़ाऊँ।